डिक्टेटरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल संसार में कौन है? कौन है? हिटलर। और दूसरा मोदी। बाबा साहब ने भारत के संविधान के आर्टिकल 13 से मनुस्मृति को खत्म कर दिया। और यही दर्द है ब्राह्मणों का। क्या इस देश में हम एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण, भाईचारे से, बराबरी का, किसी का दमन नहीं हो, ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या समाज जीवन में यह हो रहा है? तो फिर ये 75 साल में क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, अगर ये सभी इंस्टीट्यूशंस अगर देखते हैं तो इन इंस्टीट्यूशंस में हमारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। और ये गैर बराबरी की व्यवस्था जब तक है, यहां डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए इसका सोशल स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए। अगर आप देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखना चाहते हो तो आपको भाईचारे का रिश्ता रखना पड़ेगा। आप लोग 75 साल में ऐसे ही लोगों को वहां भेजा जिन्होंने भारत के संविधान से आपके कल्याण की बात आपके सामने कही, और जैसे खांडे वाले सामने इधर बोला करेंगे और उधर जाके उल्टा करेंगे, इधर बोला करेंगे उधर जाके उल्टा करेंगे। और आपका वन मैन आप कितना हो इस देश में? कितना हो? 90%। अगर 90% लोग अपनी ये ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो हवा में पिछले 22 साल से ये निरंतर ये कार्यक्रम लगा रहे हैं और संविधान के बारे में आपको निरंतर जागरूक करने का ये कार्यक्रम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। ये पिछले 75 साल में नहीं होने की वजह से समस्या है। ये काम नहीं किया किसी ने। जो संविधान के बेनिफिशियरीज हैं, जिनको संविधान से फायदा हुआ है, जिन्होंने ये काम करना चाहिए था आगे, गांव गांव तक, घर घर तक संविधान क्या है, संविधान में आपके अधिकार क्या है, उसको सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, ये जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन जो बेनिफिशियरीज है उन्होंने ये काम नहीं किया, और इसलिए आज ये जो परिस्थिति हमारे सामने आई हुई है, इसका मुख्य कारण ये है। इस अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संविधान हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए
आज अगर हमारा जीवन आर्थिक, सामाजिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लेवल पर अगर मतलब एक अच्छा जीवन नहीं मिल रहा है, इसका मुख्य कारण ये है कि संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये उसका मुख्य कारण है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात कि 2 महीने पहले 26 नवंबर 2023 को इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, मनाया गया 23 में भी 26 नवंबर को। और उस दिन जो सुप्रीम कोर्ट का प्रांगण है उसमें बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा इन दी लॉयर्स अटायर में उसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति ने किया। और ये पूरा कार्यक्रम आयोजन करने का काम इस देश के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने किया। इसलिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। ये दूसरी बात। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी किसी भी राष्ट्र को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, ये 2 बातें मैं पहले बताना चाहूंगा। क्या हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन से जी नहीं सकते? शायद इस हाउस में मुझे लगता है, मैं उनसे पूछ रहा था कानेकर साहब से कि हाउ इज द ऑडियंस किस ढंग का ऑडियंस है, तो बोले सर आप ही देख लेना जो भी ऑडियंस है। मैं देख रहा हूं कि प्रबुद्ध ऑडियंस है यहाँ। तो लेकिन अगर हम गांव में जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आपको संविधान के बारे में कुछ पता है, उनको पूछो कि किसने लिखा है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतना बता देते हैं। अभी ये स्थिति है, इवन महाराष्ट्र में तो गांव में बता देते हैं इतना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। फिर उनसे पूछो कि उसमें क्या लिखा है, वो बोले वो पता नहीं। तो उसमें क्या लिखा है ये आपको पता नहीं है, आपके हित में है या अहित में है, ये आपको कुछ भी पता नहीं है। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए किसी भी राष्ट्र को संविधान की जरूरत क्या है? आप ये देखिए, आप एक फैमिली देखिए, एक फैमिली, एक 5 लोगों की फैमिली, एक आजकल न्यूक्लियर फैमिली हुई है 5 लोगों की। तो क्या 5 लोग जो उसमें रहते हैं, जिसके मन में जो आया वैसा कर सकता है? ऐसा कर सकता है फैमिली में कोई? बच्चे को जो लगा वो कर रहा है, लड़की डॉटर को लगा वो कर रही है, बीवी को जैसे लगा वैसे बिहेव कर रही है, हस्बैंड को जैसे लगा वो वैसे बिहेव कर रही है। ऐसा होता है क्या? इधर भंडार लखनपुर में ऐसा होता है दीदी? तो आवाज नहीं आ रही। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? वो स्वतंत्र व्यक्ति है और भारत के संविधान में तो उसको स्वतंत्र कर दिया है। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं अभी इधर, वो तो है। तो फिर तो ऐसा, तो उसको मराठी में मेरा ख्याल है स्वैराचार कहते हैं। ऐसा जो मन में आया ऐसा बिहेव किया तो उसको कहते हैं स्वैराचार। और समाज में स्वैराचार का जीवन अगर लोग जी रहे हैं तो जो व्यक्ति ऐसा जी रहा है उसके लिए तो वो ठीक लग रहा है, लेकिन समाज के दूसरे व्यक्तियों के जीवन पर उसका बुरा असर होता है और इसलिए वो अलाउड नहीं है।
समाज की एक व्यवस्था है, फैमिली की भी एक व्यवस्था है, और इसलिए वो फैमिली को नियंत्रित करने के लिए कौन करता है? फैमिली को नियंत्रित भावे जी फैमिली हेड करता है। ऐसा करता है ना, फैमिली को अगर नियंत्रित करना है तो कौन करता है? फैमिली हेड उसको नियंत्रित करता है। तो वो कैसे नियंत्रित करता है? जैसे जानवरों को पकड़ के रखते हैं, भाई जानवर को पकड़ के रखते तो नियंत्रण में आता है ना जानवर, तो ऐसा नियंत्रित करता है या अपने फैमिली के कुछ नियम बनाता है? क्या करता है? नियम बनाता है, मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। वो कोड ऑफ कंडक्ट सूझबूझ से बनाता है। समाज जो इवोल्यूशन की, सोशल इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया हुई है, उस प्रक्रिया से जो सामाजिक मूल्य निर्माण हुए हैं, उन मूल्यों के तहत जो उसका फैमिली हेड होता है, वो फैमिली हेड अपने फैमिली के लिए वो नियम बनाता है, और उस नियम के तहत वो फैमिली चलती है, तब वो फैमिली सुचारू रूप से चलते हुए नजर आती है। ऐसा ही होता है खाने वाले साहब, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो अगर एक फैमिली को चलाने के लिए नियम है, तो एक देश को चलाना है। अब देखो कितने लोग हैं, 140 करोड़। अगर ये 140 करोड़ लोगों को ऐसे ही मनमानी करने के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा? परेशानियां बढ़ जाएगी, मारामारी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मारकाट हो जाएगी। तो फिर इसको ऐसे ही होने देना चाहिए, इसको ऐसे नहीं होना देना चाहिए? क्या करना चाहिए बताते जाओ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बोलता हूं। ऐसे हो देना चाहिए या इसको ऐसे नहीं होने देना चाहिए? नहीं होने देना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? इसे क्या करना चाहिए? फिर इसको एक बाउंड्री में, एक नियमावली में इसको बांधना चाहिए। समाज के लोगों को उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट, फिर पूरे देश के लोगों के लिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए कि इस सेक्शन ने ऐसे बिहेव करना चाहिए, इस सेक्शन ने ऐसे बिहेव करना चाहिए। ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए या सबके लिए एक जैसा होना चाहिए? ये नियमावली है। मैंने जो सवाल सामने खड़ा किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसमें मैंने लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न द कंट्री। देश को गवर्न करने के लिए। अब मुझे मराठी की जो मैं समस्या बोल रहा हूं ना, मुझे समस्या होती है मराठी की। आई डू नॉट फाइंड द अप्रोप्रिएट मराठी वर्ड बिकॉज ऑफ मैंने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में तो इसलिए बोला सर को, शेगावकर सर को, कि आप तमिलनाडु में रहे एंड स्टिल यू आर स्पीकिंग ए वेरी गुड मराठी, एंटायर स्पीच यू हैव डिलीवर्ड इन मराठी, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। देयर में भी डिफरेंट रीजन्स, पर वो मेरे लिए समस्या है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न द कंट्री। अब किसी भी राष्ट्र को गवर्न करना है, गवर्न करना मतलब क्या करना होता है सर? वो आई रियली फाइंड डिफिकल्ट। प्रशासित करना है, जिस सर ने बताया। तो प्रशासन की, गवर्नेंस की जो व्यवस्था है संसार में व्यवस्था, ये फिर भारत का मामला नहीं है। वो व्यवस्था ये है कि बाबा साहब ने ये अपने ग्रंथों में लिखा है, और ये सर्वविदित है कि ये एक मोनार्की है। मोनार्की मतलब राजेशाही। ये भी गवर्नेंस की सिस्टम है। राजेशाही थी हमारे देश में। दूसरी है एटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। एक एटोक्रेसी का मतलब एकाधिकारशाही। एकाधिकारशाही का मतलब यह है कि एक आदमी जो बोलेगा दैट इज फाइनल, वो बोलेगा वो हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा घर में भी चलता है, डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी घर में होता है। मतलब जब बीबी बच्चे जो फैमिली हेड ने रूल बनाए हैं उसके तहत नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा तुम्हारी, मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा ही होगा।
ऐसा होता है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं ऐसा ही होगा, तो ये होता है। लेकिन वो इसको एकाधिकारशाही मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि जो व्यक्ति ये जो बोल रहा है, वो जो सेट ऑफ रूल्स बनाए थे, वो रूल्स उनको पहले ही बता दिए गए थे, और उस रूल का पालन करने के लिए वो बोल रहा है और नहीं कर रहे, इसलिए वो दंडित करता है। दंड संहिता है, वकील लोग इधर बैठे हुए, जज साहब भी बैठे हुए, उनको दंडित करता है। तो उस दृष्टि से उसको हम एकाधिकारशाही, जो मैं एग्जाम्पल दिया, उसको उस दृष्टि से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होता है। तो 3 सिस्टम है गवर्नेंस की, मोनार्की, राजेशाही। राजा बोलेगा, आपल्या इधर महाराष्ट्र मध्ये एक मन आहे, काय काय, राजा बोले आणि दाढी आले। राजानं बोललं तू गधा आहेस, त्यानं जे म्हटलं तू मूर्ख आहेस, म्हणजे राजा बोले आणि दाढी आले म्हणजे हे होय। तर ये जो है, ये एक सिस्टम है। एकाधिकारशाही है या डिक्टेटरशिप है, उसका बेस्ट एग्जांपल संसार में कौन है? डिक्टेटरशिप का बेस्ट एग्जांपल संसार में कौन है? कौन है? हिटलर। और दूसरा मोदी। दूसरा मोदी। क्यों? मैं मोदी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वहां कैबिनेट काम नहीं कर रही। डेमोक्रेसी में कैबिनेट है, निर्णय कैबिनेट लेती है, क्या करना चाहिए, कौन सा कानून लाना चाहिए, कौन सा नहीं लाना चाहिए, नीतियां कैसी बनानी चाहिए, नीतियां कैसी नहीं बनानी चाहिए, ये गवर्नमेंट मतलब कैबिनेट, उसने लेना होता है। आज जो सरकार सत्ता में है, उसमें कौन निर्णय ले रहा है? मोदी एंड शाह, और बाकी होइबा। तो ये स्थिति है। तो मोनार्की, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, एंड तीसरी जो सिस्टम है संसार में गवर्नेंस की, वो है डेमोक्रेसी। तो बाबा साहब ने सोच समझकर अपने देश को डेमोक्रेसी दी है, और वो मैं बाबा साहब को कोट कर रहा हूं। वाइल कंपेयरिंग दीज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये तीनों सिस्टम को बाबा साहब ने कंपेयर किया। While comparing this system of governance, he said, in an autocracy where the laws are made by the wishes of the dictator or by an absolute monarch, या तो डिक्टेटर ने या राजा ने जो कानून बनाने होते, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज अननेसेसरी। मतलब जैसे इधर खानदेवाले साहब बोले, शेगावकर साहब बोले, जज साहब बोले, ओ इसका तुमको क्या समझता है? तुम कितना भी आर्टिकुलेट करो, लॉजिकली अपनी बात को लोगों के सामने रखो, जिसका कोई काट्य नहीं है, तर्क के आधार पर आपकी बात को नहीं काटा जा रहा है, फिर भी बाबा साहब लिख रहे आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज अननेसेसरी। ये डिक्टेटरशिप में और मोनार्की में बोलने वाले का कोई मतलब नहीं है। नो ऑटोक्रेट, नो एब्सोल्यूट मोनार्क नीड पे एनी अटेंशन टू इलोक्वेंस बिकॉज हिज विल इज लॉ, बिकॉज हिज विल इज लॉ। बट इन ए पार्लियामेंट वेयर द लॉज आर मेड नो डाउट बाय द विशेस ऑफ द पीपल, कानून लोगों की इच्छाओं के अनुसार बनते हैं, नो डाउट बाय द विशेस ऑफ द पीपल। मतलब आप लोग, विशेस ऑफ द पीपल हम लोगों की। अब जो कानून बन रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने ये जो कानून बना रहे हैं, तो इस देश की संपत्ति कारपोरेट हाउसेस को दे दो, ऐसी इच्छा जाहिर की थी क्या? कि भाई हमने बोल दिया था बाय द विशेस ऑफ द पीपल। तो क्या ऐसी इच्छा जाहिर किया था कि आप दे दो, कारपोरेट हाउसेस को दे दो, आप हमारी बाल बच्चों की शिक्षा नहीं होगी चलेगा, हमारे बाल बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेगी चलेगा, ऐसी इच्छा जाहिर की थी क्या? की थी?
ये बोल रहे हैं नो ऑटोक्रेट, नो एब्सोल्यूट मोनार्क नीड पे एनी अटेंशन टू इलोक्वेंस बिकॉज हिज विल इज लॉ, बट इन ए पार्लियामेंट वेयर द लॉज आर मेड नो डाउट बाय द विशेस ऑफ द पीपल, the man who succeeds in winning over the opposition is the man who possesses the art to persuade his opponent. इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी ही एक ऐसी संस्था है, ऐसी गवर्नेंस की सिस्टम है जिसमें आपके पास अपने विचारों को लिखने का कला होनी चाहिए, उन विचारों में तथ्य होना चाहिए, उसके विरोध में कोई काट नहीं होनी चाहिए। अगर उसके विरोध में कोई काट सामने से नहीं आती तो इसका मतलब जो है आप में वो कला है कि आपके जो विरोधक है उसको भी आप अपने जैसा बना रहे हो, अपने विचारों जैसा उसको बना रहे हो, और ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। मतलब आपकी बात रखने का, अपने विचार किसी मुद्दे पर रखने का, ये जो है ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। और इसीलिए बाबा साहब ने हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक फंडामेंटल लॉ बुक है। फंडामेंटल लॉ बुक का क्या मतलब हुआ? द फर्स्ट लॉ, इट इज द फर्स्ट लॉ टू रन द नेशन। ये पहला कानून है, बाकी जितने भी कानून हैं सबऑर्डिनेट है इसमें, और जो सबऑर्डिनेट कानून है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विपरीत अगर उसमें कोई प्रावधान है या पूरा कानून विपरीत है या किसी का कोई प्रावधान विपरीत है तो वो बाबा साहब ने आर्टिकल 13 के तहत उसको नल एंड वॉइड किया है। आर्टिकल 13 जो संविधान का है उसमें बाबा साहब ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। जो भी मतलब मनुस्मृति का क्या होगा? भारत के संविधान में जो प्रिंसिपल्स डाले हुए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, इसका मतलब जो कानून लिबर्टी के खिलाफ में है, जो कानून इक्वालिटी के खिलाफ में है, जो कानून न्याय के खिलाफ में है, उस कानून का क्या किया बाबा साहब ने? आर्टिकल 13 के अंतर्गत उसको खत्म कर दिया। जब उसको खत्म कर दिया तो मनुस्मृति का क्या किया बाबा साहब ने? बोलो बोलो। बाबा साहब ने भारत के संविधान के आर्टिकल 13 से मनुस्मृति को खत्म कर दिया। और यही दर्द है ब्राह्मणों का। मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, कुछ लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, बाबा आपके बहुत सारे शब्द है वो मैं आपके बताऊंगा। ये दर्द है इस देश के ब्राह्मणों का। क्यों है इस देश ये दर्द ब्राह्मणों का? क्योंकि जैसे कहा मेरा ख्याल खाने वाले साहब ने कहा, उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं थी, उनका जीवन सुरक्षित चल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तकलीफ किसकी थी? तकलीफ हम 90% लोगों की थी। हम शेड्यूल कास्ट, हम शेड्यूल ट्राइब, हम अदर बैकवर्ड क्लासेस, हमारी तकलीफ थी। और हमारी तकलीफ दूर करने के लिए जो इनइक्वालिटी का ला था मनुस्मृति का, उसको बाबा साहब ने आर्टिकल 13 के तहत खत्म करके एक इक्वालिटी का कानून बनाया। दैट इज द फर्स्ट लॉ बुक है। अब बनाया कैसे बनाया? इसकी क्या प्री रिक्विजिट्स है? कॉन्स्टिट्यूशन, अगर किसी राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, संविधान लिखना है, तो क्या होना चाहिए आपके पास? तो उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मेरा ख्याल है बहुत सारी बातें इसलिए खाने वाले साहब के भाषण में भी आई हुई है, बट कुछ रिपीटेशन होगा, मे बी दैट आई एम पुटिंग इन अ डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन ये रूल बुक बनाते वक्त आपको अपने देश की सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सिचुएशंस का अध्ययन होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, आपस में उनमें कितने मतभेद है, ये, और इसमें एक ही किस्म के लोग इस देश में नहीं रहते। इस देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। जैसे आपल्या इकडे मी
इकडे भंडारा जिल्ह्याची एक भाषा आहे, झाडी बोली काय म्हणतात माहीत नाही. इकडे आता मी भंडाऱ्याचाच असल्यामुळं तिकडे इकडे कदाचित आपल्याला कदाचित इकडे एक शब्द आहे खेड्यापाड्यात, लमच्याले काय समजते. आहे का शब्द असा? लमच्याले काय समजते. म्हणजे बघा आता 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 मी हे याच्यासाठी सांगतोय की हा मोठा कठीण सब्जेक्ट आहे. संविधानावरती बोलवायला सांगितलं आणि संविधानाला सोपं बनवून नाही सांगितलं तर तुम्ही सगळे उठून जाणार आहात मला माहिती आहे. तर त्याच्यामुळं पण बा तुमची भाषा चांगली नाही आहे. पुणेरी लोकांची वेगळी भाषा आहे, ते वेगळेच बोलतात. इनफॅक्ट ट्रॅव्हल करत असताना ते लक्षात येते ना. तुम्ही आपण इकडे विदर्भातले लोक ट्रॅव्हल करत असताना काही बोलत असलो आपसात तर ते सरळ विचारतात तुम्ही विदर्भातले का, आणि आम्ही विचारतो तुम्ही पुण्याचे का. म्हणजे असं पण पुण्याचे लोक विदर्भातल्या भाषेला बोलत असताना त्यांना तुच्छ समजतात. हे अलाउड नाही आहे भारताच्या संविधानामध्ये. ती त्यांची भाषा आहे, ती त्यांना योग्य वाटते आहे, तर त्याच्यामुळं हे अलाउड नाही. तर ज्या देशामध्ये, जिस देश में भिन्न जाति के, भिन्न धर्म के, भिन्न रीजन में लोग रहते हैं, डिफरेंट भाषा बोलते हैं, उनका कल्चर अलग अलग है, एक दूसरे के खिलाफ में उनके प्रति क्या बोलते शब्द पूर्वाग्रह है. मुझे वही मराठी की मैंने इसमें लिखा था प्रेजुडाइसेस है, मुझे शब्द नहीं याद आ रहा था, मैंने मराठी में लिख के ला इधर उधर से ढूंढ के मेरी अपनी. तो वो प्रेजुडाइसेस है. ऐसे लोगों को इकट्ठा रखना, एक सूत्र में बांधना, ये बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है. ये बहुत कठिन काम है. और ये कठिन काम बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखते वक्त किया है. ये भारत के संविधान का ज्यादातर श्रेय बाबा साहब को क्यों जाता है? आफ्टर ऑल ही वाज ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. उन्होंने लिखा. बनाया किसने? भारत का संविधान किसने बनाया? ये एक बार मैं नांदेड़ गया था, ऐसा ही कार्यक्रम था, और मैंने ये कहा कि भारत का संविधान किसने बनाया? बोले बाबा साहब ने. और मैंने जब बोला कि बाबा साहब ने लिखा, बनाया आपने, अरे वो खड़े हो गए मुझे मारने के लिए. तो मैं बोला भाई पहली लाइन पढ़ो, रीड द फर्स्ट लाइन. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने ऐसा ऐसा किया. क्या कहा हमने भारत के लोगों में? हम आपके साथ, एक दूसरे के साथ, मैं कानेकर साहब के साथ, कानेकर साहब मेरे साथ, हम सब मिलके आप लोगों के साथ, तो आप सब लोग मिलके मेरे साथ क्या करोगे? कैसा व्यवहार करोगे? बराबरी का व्यवहार करोगे. कैसा करोगे? हमने बोला, प्रियम्बल में ही है ये. हमने एक दूसरे के लिए कहा कि हम एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे, हम एक दूसरे के साथ न्यायिक दृष्टि से व्यवहार करेंगे, अन्याय से किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ समता का व्यवहार करेंगे, हम किसी का दमन नहीं करेंगे. लिबर्टी, हम किसी का दमन नहीं करेंगे. कहा कि नहीं कहा हम लोगों ने? हो सकता है हम नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैं 1950 में नहीं था. मेरा जन्म ही 1951 का है, तो मेरा बाप तो था. अगर किसी का बाप नहीं होगा तो उसका दादा भी था. उन लोगों ने मिलके, सबके, या तो हम होंगे, हमारे दादा होंगे, हमारे पिताजी होंगे, उन्होंने मिलके एक दूसरे के प्रति ऐसा करने का जो एक शब्द है प्रतिज्ञा ली. प्रतिज्ञा ली. कौन सी वो अभी शब्द मराठी शब्द? गंभीर प्रतिज्ञा, सॉलेम रिजोल्यूशन लिखा है. We the people of India having solemnly resolved to constitute India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ने प्रतिज्ञा की. क्या हुआ इस प्रतिज्ञा का? इस प्रतिज्ञा का क्या हुआ? जो 1950 में हमने ये प्रतिज्ञा ली, उसका क्या हुआ आज? क्या इस देश में हम एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण, भाईचारे से, बराबरी का, किसी का दमन नहीं हो, ऐसा व्यवहार करते हैं?
क्या समाज जीवन में ये हो रहा है? तो फिर ये 75 साल में क्या हुआ? ये 75 साल कहां गए? हम तो करते हैं, देहातों में भी अभी भी करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ जगह है ये सिस्टम जो है ये कहां से आई? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इश्यू है। भारत का संविधान बना नहीं था तब की भी बात मैं बता सकता हूं कि देहातों में, इस रीजन में स्पेशली, हमारे गांव में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं। वो उनका आपस में खून का रिश्ता भी नहीं है। एक कुनबी है, एक तेली है, एक नाई है, एक माली है, एक महार है, चमार है। क्या बोलता है? ए काका, बोलते कि नहीं इधर? मतलब महार जाति का आदमी चमार जाति के आदमी को, या कुनबिया जाति के अगर बुजुर्ग है तो क्या बोलता है? ए काका, कसे आहात तुम्ही? ये क्या दर्शाता है? ये कौन सा प्रिंसिपल दर्शाता है? ये प्रिंसिपल जो है, जो भाईचारे का प्रिंसिपल है, वो दर्शाता है, वो है। लेकिन इसके बावजूद जब जातीय भावना का उद्वेग होता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ में? अलग ढंग से बिहेव करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि हम ज्यादातर जो इस देश के जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, या इनसे जो भिन्न भिन्न धर्मों में गए समय समय पे, क्यों गए? क्या जरूरत थी जाने की? तो सर, मैं अपने भाषणों में जगह जगह ये बोलते रहा हूं कि भाई आपका मकान ठीक है। कानेरकर साहब, आपका मकान ठीक है? ठीक ठाक है ना? मैं देखा आज आपके घर में खाना भी खाया। तो जब आपका मकान ठीक है तो आप दूसरा मकान बनाते हो क्या साहब? नहीं बनाते, क्योंकि अपना मकान ठीक ठाक है। तो फिर पहला मकान हिंदू धर्म का अगर ठीक होता, हमारे साथ बराबरी का व्यवहार होता, हमारे साथ न्यायोचित व्यवहार होता, हमारा दमन नहीं हुआ होता, तो लोग दूसरे धर्म में गए होते? पहला मकान ठीक नहीं है, इसलिए लोगों ने दूसरे मकान में जो अच्छा दिखा तो कुछ इस्लाम में गए, कुछ क्रिश्चियनिटी में गए, और लास्ट में हम बुद्धिस्ट बन गए। क्यों? क्योंकि पहला मकान ठीक नहीं है। तो हमने जहां तक ये देखा कि जिस समाज से ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, ये आपस में मतलब ये जो प्रतिज्ञा थी, गंभीर प्रतिज्ञा, ये मानते हैं। लेकिन फिर ये तोड़ा किसने? आज हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पे पार्लियामेंट में जहां भी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, अगर ये सभी इंस्टीट्यूशंस अगर देखते हैं तो इन इंस्टीट्यूशंस में हमारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो कौन लोग तोड़ रहे हैं? ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन देम एंड अस। उनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम जो है एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और ये तोड़ते आ रहे हैं 75 साल में, और इन लोगों से कुछ भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। बाबा साहब ने एक जगह कहा 1955 में बाबा साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में वो आता है, मेरे ख्याल व्हाट्सएप में वो सर्कुलेट हो रहा है। और उस इंटरव्यू में वो पूछता है एंकर कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी? बाबा साहब का क्या आंसर है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। बाबा साहब का आंसर है, इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, जिसके लिए हम सब अभी रो रहे हैं कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए, हम सब रो रहे हैं। लेकिन बाबा साहब खुद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और 1955 में ये बोल रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो नहीं सकती।
तो फिर उसने दूसरा सवाल दागा कि क्यों नहीं हो सकती। तो बाबा साहब ने कहा कि इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है इज नॉट कंपैटिबल विद द डेमोक्रेसी। ये जवाब है बाबा साहब का। इंडिया का सामाजिक ताना बाना, सामाजिक ढांचा जो है, जो संविधान में जो डेमोक्रेसी है, जो मूल्य है डेमोक्रेसी के, उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? इसलिए वो उन्होंने तोड़ा, वो कंपैटिबल नहीं है क्योंकि कास्ट सिस्टम है, यहां गैर बराबरी की व्यवस्था है। और ये गैर बराबरी की व्यवस्था जब तक है, यहां डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए इसका सोशल स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए। अगर इस देश का सोशल स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं करते तो ये नहीं हो सकता। और सोशल स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए उसको मेडिसिन, इंजेक्शन लगाना चाहिए, उसके लिए हमने काम करना चाहिए। तो ये एक बात ये है, मैं इसमें प्रियम्बल के, तो फिर क्या किया बाबा साहब ने? तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाते वक्त सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज निर्माण किया। क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है इसके मूल्य क्या होने चाहिए। और इस मूल्यों में बाबा साहब ने जो इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, क्या ये मूल्य हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस के क्या ये मूल्य हो सकते हैं? अन्याय होना चाहिए, गैर बराबरी की व्यवस्था होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, क्या ये संविधान के मूल्य हो सकते हैं? वो तो पहले ही थे, मनुस्मृति में तो ये मूल्य थे। तो इसलिए बाबा साहब ने जो मूल्य, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के संविधान का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने जो मूल्य ढूंढे कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो मूल्य है इक्वालिटी, लिबर्टी, संविधान, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड अबोव ऑल द फ्रैटर्निटी। ये लिखा है बाबा साहब ने, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। इसकी व्याख्या करते लिखा कि ये जब तक फ्रैटर्निटी नहीं होती, ये ऐसा लिखा, जब तक फ्रैटर्निटी नहीं होती, हाउ कैन देयर बी इक्वालिटी? भाई इक्वल बिहेवियर करने के लिए क्या चाहिए? मैं आपके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, तो मेरे अंदर में वो फ्रैटर्नल भाव होना चाहिए, मेरे अंदर में ब्रदरहुड का भाव होना चाहिए, भाईचारे का भाव होना चाहिए। अगर मेरे अंदर वो नहीं है तो क्या इक्वालिटी आ सकती है? आप अलग ढंग से सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैं आपके बारे में अलग ढंग से सोच रहा हूं, तो फिर इक्वालिटी हो सकती है क्या? तो इसलिए बाबा साहब ने इन शब्दों का जो व्याख्या की है, तो उसमें फ्रैटर्निटी सबसे ऊपर रखी है। और वो लिखते वक्त क्या लिखा है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। काय के लिए? अगर आप देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखना चाहते हो तो आपको भाईचारे का रिश्ता रखना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? ये वैसे तो ये हर एक नागरिक के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के साथ भाईचारे का रिश्ता रखे, लेकिन उन लोगों के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि एक गरीब आदमी, एक निचले स्तर पर जीने वाला आदमी जो ऊपर के स्तर पे जीने वाले आदमी के साथ अच्छे रिलेशन अपनी तरफ से बनाए रखना चाहता है, तो वो तो बनाए ही रखना चाहता है, तो उसको उसके प्रति, उच्च स्तर पे जीने वाले व्यक्ति के प्रति भाईचारे का उसमें भाव होना चाहिए। ये इट गोज विदाउट सेइंग कि इसको होता ही है। लेकिन वो जो उच्च स्तर पे जी रहे हैं, उनमें अगर भाईचारे का भाव अगर नहीं है तो उस देश में फ्रैटर्निटी नहीं आ सकती, भाईचारा नहीं बन सकता। और इसलिए बाबा साहब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के जो उच्च स्तर के जो त्रैवर्णिक लोग हैं उनके ऊपर है, क्योंकि गैर बराबरी की व्यवस्था उन्होंने बनाई,
उनके पुरखों ने बनाई, उन्होंने चलाई और उसको अभी भी वो चला रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में बहुत सारी चीज़ें लिखी है और इसका मतलब मैंने अपने भाषण में लिखा है। मैं इसमें ज़्यादा अपना समय लगा नहीं चाहूँगा। आपके पास आपने ज़रूर वो किताब ले ली चाहिए कि व्हाट डज दैट मीन। इसका मतलब ये है कि इट ऑल्सो मीन्स आवर पेरेंट्स, आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड वी आवरसेल्फ if born in this country, वो मैंने पहले बता दिया। It also means that each of us shall allow every other citizen to have liberty of thoughts and expression। ऐसा होता है, अरे तू बोलू लोगों, तू बोला क्या नहीं, ऐसे बोलते। ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है डेमोक्रेसी में। उसको बोलने देना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। यू मे काउंटर हिज थॉट। उसने जो बोला उसके विचारों को आप काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उसको बोलने से मनाही नहीं कर सकते। तो ये इसके मीनिंग है। और ये जो स्टेट है, इट मीन्स दैट ईच वन ऑफ अस शैल नॉट बिलिटल ह्यूमिलेट एवरी अदर सिटीजन। हम जो है किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ गैर बराबरी का व्यवहार नहीं करेंगे, उसको नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे हर एक के साथ। और उन लोगों के साथ, शेगावकर साहब ने ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग अच्छे, लेकिन बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे नहीं है, नहीं तो ये समस्या नहीं होती। वॉट एवर द लॉज आर मेड, मैं नहीं मानता कि उन्होंने बनाए होंगे, मेरे भाषण में आएगा वो आगे, सही लॉ बनाए होंगे ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन अगर कुछ बनाए होंगे तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया? तो मेरा ख्याल है शेगावकर साहब ने बताया है कि अगर अच्छा सिपाही है, पीएन है, तो वो भी सर्विसेज प्रॉपर डिलीवर कर सकता है। तो अगर हम तक मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो कानून बने हुए हैं, उस कानून का सही इंटरप्रिटेशन करके लोगों को उनके अधिकार देने का काम अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग करते, तो ये स्थिति जो आज हमारे पास है वो नहीं होती। भले ही उन्होंने अच्छे कानून नहीं बनाए, लेकिन जो बनाए होंगे। और इसलिए मैं बताता हूं, ये रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है, ये कानून में नहीं है, इसका कानून नहीं बना है। ये बाबा साहब को पता था, बाबा साहब को पता था, कानेकर जी, उन्होंने, बाबा साहब ने इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि ये ऐसा कानून बनाएंगे। क्योंकि कानून बनाने से क्या होता है, कानून बनाने से क्या होता है, जज साहब है, मैडम वकील साहब है, दंड लगता है। अगर आईएएस अधिकारी ने या किसी भी अधिकारी ने रिजर्वेशंस के प्रावधान को बराबर इंप्लीमेंट नहीं किया तो क्या होगा, दंड लगेगा। और इसलिए कानून नहीं बना है बाबा साहब ने, लेकिन संविधान में ये डाल दिया कि ये करने वाले नहीं है, और इसलिए मैंने ये डाल देना चाहिए, और डाल दिया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में बाबा साहब ने ये कहा है, अब पढ़िए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स में कहा कि अगर आर्टिकल 14 को आप मानते हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर बात करते हो, आर्टिकल 14 को आप मानते हो, तो इट फॉलोज कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरे जाति के, दूसरे धर्म के लोग भी बराबर एडमिनिस्ट्रेशन में होने चाहिए। और यहां आज जो देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में है कि हम देख रहे हैं कि यहां सिर्फ एक जाति की या सिर्फ एक वर्ग की ही बपौती है। और इसलिए बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से आर्टिकल 16(4) इंट्रोड्यूस किया है। ये आप समझ लीजिए, आर्टिकल 16(1) जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हुआ है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले, और जब वो आया बाबा साहब के पास आके फिर ड्राफ्ट बनाने की बात आई ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, तब बाबा साहब ने आर्टिकल 16(4) इंट्रोड्यूस किया। और आर्टिकल 16(4) इंट्रोड्यूस करके वो समस्या आई, फिर वो हाउस को समझाना पड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि मैंने ऐसा क्यों किया। तब ये बाबा साहब का भाषण है कि क्योंकि एक ही जाति के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या एक ही वर्ग के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, और आर्टिकल 14 को अगर आपने पास कर दिया है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल को आप मानते हो, तो सभी जाति धर्म के लोग इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के तहत उसमें आने चाहिए।
तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कोई एक पुलिंदा नहीं है, कागजों का पुलिंदा नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है। इट इज ए वाइब्रेंट डॉक्यूमेंट, इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ये मरा हुआ किताब नहीं है, ये लिविंग, जैसे हम जी रहे हैं वैसा ये लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये हमारे जीवन के ऊपर असर डाल रहा है, हमारा जीवन अच्छा करने की व्यवस्था इसमें है। और उसके तहत अगर यहां इस देश में अगर कामकाज नहीं होता तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही दुख कर, इसलिए बाबा साहब कह रहे हैं। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं कि ये 75 साल क्यों लगे। तो ये मैं लिखा, द पॉइंट फॉर कंसिडरेशन इज वेदर द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फॉर द लास्ट 75 ईयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टीज, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हो, 75 साल क्यों लगे। ये जो लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो बात की है वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन का किताब लाया हूं। क्या क्या कहा है आप लोगों के लिए, मेरे पास टाइम नहीं होगा, आर्टिकल 39 में है वो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज अंडरस्टैंड, तो क्या हमने ये समझना चाहिए कि जो 75 साल पे इस देश पे राज कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत कर रहे हैं, तो उनको भारत का संविधान समझ में नहीं आता? जो बैठे हुए हैं वहां 75 साल से, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो और जो भी हो, उनको भारत का संविधान समझ में आता है या नहीं आता? अरे भाई, आप, मैं जो बोल रहा हूं ये समझ में आता है कि नहीं आता? चलो, मैं जो बोल रहा हूं ये तो समझ में आता है ना कि उन लोगों को भारत का संविधान 75 साल से इस देश पे राज कर रहे हैं, उनको भारत का संविधान समझ में आता है नहीं आता? फिर आता है तो फिर 75 साल में हुआ क्यों नहीं? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब वो करना ही, और ये बनते वक्त ही ये सब है। मतलब 1950 में डिसाइडेड है कि भाई राज तो हम नहीं करना है, अंबेडकर जैसा चाहता है वैसा लिख लो यार, लिखने में क्या है? करना किसका काम है? हमारा, देखेंगे। और इसलिए समझ में आने के बावजूद भी ये नहीं हो रहा है। पर सवाल ये उठता है कि ये 75 साल में ये खुद होकर बैठेगा? कांग्रेस 65 साल में और बीजेपी अभी 10-12 साल में खुद होके जाके कि आज सुबह की चाय पिया और गए, अभी जाते हैं वहां बैठते। ऐसा हुआ क्या? कैसा हुआ फिर? कैसे गए वो लोग वहां? कहां से? आप लोगों से गए? कैसे बोल रहे हैं? अरे ईवीएम तो अभी आई, और ईवीएम में भी वो ऐसी ईवीएम गई कि आप गए ईवीएम के पास। आप लोग 75 साल में ऐसे ही लोगों को वहां भेजा जिन्होंने भारत के संविधान से आपके कल्याण की बात आपके सामने कही, और जैसे खांडे वाले साहब ने इधर बोला करेंगे और उधर जाके उल्टा करेंगे, इधर बोला करेंगे उधर जाके उल्टा करेंगे। तो तुमने क्या करना चाहिए उन लोगों के साथ? तुमने क्या करना चाहिए? जिन्होंने आपके साथ उल्टा किया उनको आने वाले इलेक्शन में उल्टा टांगो। अगर उनको अभी उल्टा नहीं टांगोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। ये पावर जो है, ये पावर ऑफ वोट, इतना ये बाबा साहब ने आपको दिया, ये आपको दिया, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया, मोदी को दिया एज ए पर्सन, इस देश के चीफ जस्टिस को भी ये दिया एज ए पर्सन, नॉट एज ए चीफ जस्टिस। जितना आपको दिया ये पावर उतना ही उनको दिया। वन मैन वन वोट वन वैल्यू। और आपका वन मैन आप कितना हो इस देश में? कितना हो? 90%। अगर 90% लोग अपनी ये ताकत का सही इस्तेमाल करते हैं तो वो हवा में। पर आपने ऐसा क्यों किया?
आपने 75 साल ऐसा क्यों किया? तो मुझे याद आता है फूले साहब, उसके पहले मेरा ख्याल है ये जो वोट का अधिकार के बारे में मैं बहुत सारे कोट बाबा साहब का, बाबा साहब आम्बेडकर ऑन 8 अक्टूबर 1931 ब्रिटिश राज में बाबा साहब ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऑन 8 अक्टूबर 1931 इन द माइनॉरिटीज कमिटी ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टेटेड दैट इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज अनेबल टू रेजिस्ट द फोर्सेस दैट हैव बीन सेट अप इन दिस कंट्री विच क्लैमर फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, पॉलिटिकल पावर। बाबा साहब कह रहे हैं कि यहाँ इंडिया में जो कांग्रेसी चिल्ला चिल्ला कर पावर ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, होम रूल की बात कर रहे हैं, और अगर आप ब्रिटिशर्स उनको रोक नहीं सकते और हम जो है डिप्रेस्ड क्लासेस, हम में वो क्षमता नहीं है उनको रोकने की, तब वो आगे कर रहे हैं। इफ यू मेक दैट ट्रांसफर, ऐसी स्थिति में अगर आप सत्ता ट्रांसफर करना चाहते हैं, दैट ट्रांसफर विल बी अकम्पनीड बाय सच कंडीशंस एंड बाय सच प्रोविजंस that the power shall not fall into the hand of cliques. cliques का मतलब होता है गिरोह, मतलब ऐसे लोगों के हाथ में वो पावर नहीं जाना चाहिए, ऐसे गुट के लोगों के हाथ में वो पावर नहीं जाना चाहिए। और इन द ऑलिगार्ची, जो कुलीन तंत्र, उनके हाथ में नहीं जाना चाहिए, वेदर मोहम्मडन्स और हिंदूज, बट that solution shall be such that the power shall be shared by all communities in the in their respective proportion. मतलब ये पावर अगर ट्रांसफर करते हो तो रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन में, थैंक यू, रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन में उसको वो देना चाहिए। तो मैं ये बता रहा था, और भी बाबा साहब के कोट्स है, बाबा साहब ने कास्ट हिंदू शब्द इस्तेमाल किया है। मेरे बहुत सारे इधर दोस्त हैं कि वो कास्ट हिंदूज एंड हिंदूज अलग है। कास्ट हिंदूज बाबा साहब ने त्रैवर्णिक लोग जो है उनके लिए इस्तेमाल किया, बिकॉज दे आर होल्डिंग द पावर। और हम जो लोग हैं, हमारे लिए तो शूद्र लिखा है, हमारे लिए तो अतिशूद्र लिखा है, जिनको कुछ अधिकार ही नहीं है। तो ये बाबा साहब ने वो चीजें भी लिखी है, जैसे समय की मांग है और मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, आपके पास वो चीजें हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फूले साहब को अगर याद करते हैं, ये 3 इंस्टीट्यूशंस जो है, तो पहली इंस्टीट्यूशन जो है लेजिस्लेचर में मैंने आपका रोल बताया, एग्जीक्यूटिव के बारे में सर ने बहुत कुछ बताया, एग्जीक्यूटिव कैसी है, कैसे काम करती है वगैरह वगैरह उन्होंने बताया। और लेकिन एग्जीक्यूटिव भी अपना रोल अदा नहीं कर रही है। जैसे लेजिस्लेचर में हमारे हित में अगर कानून बनते तो ग्रास रूट पे हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते, और वो इसलिए उन्होंने बनाए नहीं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशंस को विथ इट्स लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। लाइकवाइज जो एग्जीक्यूटिव में लोग बैठे हुए हैं, राइट फ्रॉम द कैबिनेट सेक्रेटरी टू द सिपाही, कैबिनेट सेक्रेटरी से ले सिपाही तक, चीफ सेक्रेटरी से सिपाही तक राज्यों में, वो भी वो हमारे अधिकार नहीं देना चाहते। और जुडिशियरी में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको जो इंटरप्रिट करने का मामला है, तो वो तो इंटरप्रिट कम और मिस इंटरप्रिट ज़्यादा करते हैं। कितने ऐसे जजमेंट है कि इन लोगों को बराबरी का अधिकार देने के लिए, मतलब लिखा होने के बावजूद भी आज भी एम्प्लॉयज लोगों की केसेस, हजारों लाखों केसेस सुप्रीम कोर्ट में, 80,000 के करीबन तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में है, और इस देश में 5.5 करोड़ केसेस डिफरेंट कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। तो ये इसलिए है, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस में जो लोग बैठे हुए हैं वो देना नहीं चाहते। जब ईडब्ल्यूएस का मामला आया तो 3 दिन में हो गया, ईडब्ल्यूएस 3 दिन में, और इन लोगों के अधिकार को इतने दिन तक उनको अपने अधिकार नहीं दिए गए। तो अब मैं जुडिशियरी के ऊपर एक पॉइंट बोल के, मुझे लगता है मैंने भी अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत सारा चीज़ें हैं, आप इसमें पढ़ लेना, और कुछ अगर आपके पॉइंट रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि 124 जो है, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने की बात करता है। वो ये कहता है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब जो प्रेसिडेंट है कंसल्ट करेगा, और ये कंसल्ट करने की बात जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये मामला आया, तो कहीं जो अमेंडमेंट फाइल हुए थे, 7,000 के करीबन अमेंडमेंट फाइल हुए थे, उसमें 2,500 के करीबन अमेंडमेंट बाबा साहब ने डिस्कशन के लिए लिया। और उन अमेंडमेंट्स में ये भी एक अमेंडमेंट्स था, तो कुछ लोगों ने
वो कंकरेंस लिखो बोल रहा, इंस्टेड ऑफ कंसल्टेशन देयर शुड बी कंकरेंस। तो बाबा साहब ने इसका जो जवाब दिया, डॉक्टर अंबेडकर रिजेक्टेड द अमेंडमेंट। कंकरेंस जो लिखा बाबा साहब ने रिजेक्ट किया उसको कि नहीं, कंकरेंस नहीं होना चाहिए, ये कंसल्टेशन बराबर है। Rejected the amendment, stating that with regards to the question of concurrence of the Chief Justice, he said, it seems to me that those who advocate that the proposition seems to rely implicitly both on the impartiality of the Chief Justice and the soundness of his judgment. I personally feel no doubt that the Chief Justice is the very eminent person, मतलब प्रख्यात व्यक्ति होता है। But after all, the Chief Justice is a man. Chief Justice is a man with all the feelings and all the sentiments and all the prejudices which we as a common people have. और इसलिए जुडिशियरी में जो लोग बैठे हुए हैं उनके भी अपने सेंटिमेंट्स है, उनके भी अपने फीलिंग्स है, उनके भी पूर्वाग्रह है, और उसके तहत ही वो मतलब जजेस की रिक्रूटमेंट करेंगे अगर उनके हाथ में दिया। इसके बावजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिजेक्ट हुआ जो शब्द कॉन्करेंस, उसका इंटरप्रिटेशन 1993 में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें उन्होंने जो जजमेंट लिखा, वो जजमेंट लिखते वक्त उन्होंने ये कंकरेंस मतलब कंसल्टेशन शब्द का इंटरप्रिटेशन कंकरेंस किया। अब सवाल ये उठता है, मैं जुडिशियरी को क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो शब्द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्शियसली चर्चा करके जो रिजेक्ट हुआ, क्या उसका इंटरप्रिटेशन करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है क्या? उसी चीज का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जिसमें एम्बिग्युइटी है। अगर एम्बिग्युइटी है तो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है और वो हाईएस्ट पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब वो शब्द रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करके कंकरेंस किया, और पावर ऑफ अपॉइंटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं देना चाहती थी, वो उन्होंने अपने हाथ में लिया। दे हैव ओवरस्टेप्ड देयर पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियरी को, उन्होंने ओवरस्टेप किया। और इसलिए आप ये देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के आपको जजेस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नजर नहीं आते। तो न्याय आपको चाहिए, कौन देगा न्याय? रोड पे है क्या न्याय? न्याय तो जजेस देंगे, और अल्टीमेटली न्याय सुप्रीम कोर्ट में होगा, और वहां अगर आपके प्रतिनिधि नहीं है तो आपके साथ न्याय नहीं होने वाला। तो ये सब चीजें हैं, तो इस चीज को समझिए। और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से ये हल हो सकता है। और जैसे यहाँ डेमोक्रेसी की बताया गया कि दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। बाबा साहब ने कॉन्शियसली ये कहा कि इस देश को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होना चाहिए। क्यों? कि हमने उनको बोला कि तुम हमारे ऊपर राज करोगे, लेकिन कैसा करोगे? हम जैसा चाहेंगे वैसा करोगे, और अगर हम जैसा चाहते वैसा नहीं करोगे तो वी कैन पुल यू डाउन, वी कैन मेक द गवर्नमेंट एंड वी कैन ब्रेक द गवर्नमेंट। और इसलिए ये पावर हमारे पास है वोट का, लेकिन इस पावर का सही इस्तेमाल हमने पिछले 75 साल से नहीं किया, और अभी भी अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला। वो किताब में रहेगा कल्याणकारी राष्ट्र, भारत के संविधान में कल्याणकारी राष्ट्र किताब में रहेगा, लेकिन हमारे साथ कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए जैसे मैडम ने इधर पूछा था कि भाई पॉलिटिक्स की भाई कौन कौन लोग बोलते हैं, कि मैडम ने बिल्कुल सही पूछा, मैं भी ये बोलते रहता हूँ कि पॉलिटिक्स, स्पेशली ये बुद्धिस्ट लोग जो है ना, हम जाते हैं फील्ड वर्कर में, आपका क्या पता है, पता नहीं कानेकर जी, इनके लोग पास जाओ, राजकारणाचं बोलू नका, धर्माचं आहे का? धर्माचं असेल तर सांगा, 500च्या ऐवजी 1000 रुपये घेऊन जा, पण राजकारणाचं बोलू नका। राजकारण गंदा नहीं है, राजकारण में जो लोग बैठे हुए वो गंदे हैं, और जब तक सही लोग वहां जाके नहीं बैठेंगे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। और सही लोग वहां बिठाने के लिए आपके पास पावर है, आपको पास उनको हटाने का पावर नहीं है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉल बैक की प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिठाने की पावर है।
तो आपने बिठाते वक्त ही सही लोगों को बिठाना चाहिए। अगर सही लोग नहीं बिठाते तो 5 साल तुम्हारा सत्यानाश और 75 साल में हो ही गया है, अभी आने वाले समय में होने वाला है। आप इसके बारे में सचेत रहिए और सही लोगों को चुन के भेजिए। बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन बहुत कुछ मैंने लिख दिया है, आप लोगों को ये उपलब्ध हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अभी समय मैंने ज़्यादा ले लिया। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। जय भीम, जय नमः।